मित्रों, आज बजट 2024-25 के लिए माननीय सदन में मैंने अपना चर्चा के दौरान अपने वक्तव्य रखा है। और सबसे पहले तो इस बजट के संदर्भ में मुझे ये कहना है कि ये बजट में कोई भी दिशा नहीं है, कोई भी विजन नहीं है, ना ही कुछ करने की आ सके। मैं इस बात को कह सकता हूं, और एक साल बीतने के बाद उन घोषणाओं पर कहीं भी जमीनी स्तर पर काम हुआ नहीं। सारी की सारी योजनाएं धरी की धरी, हवा की हवा में रह गई हुआ है। कुछ वर्गों को इन्होंने थोड़ा थोड़ा लाभ दे करके उनको लुभाने की कोशिश की है, लेकिन हकीकत यह है कि समाज का कोई भी वर्ग जो है वो खुश नहीं है। और इसमें विशेष तौर से मैं ये कहना चाहूंगा, 58,444 करोड़ रुपए का अब की बार जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें फैक्ट्स ये हैं कि जो राजस्व प्राप्तियां, जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, वो कहा उन्हें 42,153 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति होने की संभावना है। और राजस्व व्यय जो खर्च होने वाला है उसमें 46,667 करोड़ रुपए अनुमानित है। और कुल जो गैप है 667 कुल जो गैप है जो 4,514 करोड़ रुपए का उसमें माना जाता है। और जो राजकोषीय घाटा, उसके जिक्र में उन्होंने कहा है कि बजट में कहा है कि 10,784 करोड़ रुपए का अनुमानित है। जब आप इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि बहुत बड़ा गैप है राजस्व प्राप्तियों पर और उसके साथ साथ में देनदारियों पर, उस गैप को आप कहां से पूरा करेंगे, उसके बारे में कहीं भी कोई भी उल्लेख नहीं है। आखिरकार हिमाचल प्रदेश में जो वित्तीय परिस्थिति है वो इस कदर बन गई है कि कुल लोन जो है हिमाचल प्रदेश में 87,778 करोड़ रुपए का हो गया है। 14 महीने में 14,000 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल प्रदेश के ऊपर कांग्रेस की सरकार बनने के पश्चात हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे में किस प्रकार से आने वाले समय में विकास के कार्य में हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ सकता है। इस चीज की कोई संभावना बहुत ज्यादा दिखती नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि जो पिछली जो घोषणाएं की हुई है, पिछली बार इनकी घोषणाओं में से एक भी घोषणा अभी तक पूरी नहीं हुई। गारंटियों की घोषणाएं राजनीतिक दृष्टि से की थी, हालांकि उन्होंने कहा कि वो हमारा घोषणा पत्र हमारा नीतिगत दस्तावेज है, उसमें सारी की सारी घोषणाएं अधूरी पड़ी। अधूरी का मतलब अभी तक जमीनी हकीकत पर आई नहीं। लेकिन हद तो इस बात की है कि जो बजट में आपने इस माननीय सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर प्रस्तुत करते हुए घोषणा की है, उन पर भी काम नहीं हुआ। क्या हुआ उन 30,000 नौकरियों का जो आपने पिछले बजट में कहा था? जब कांग्रेस ने चुनाव से पहले गारंटी दी तो उस गारंटी में उन्होंने कहा था कि 1 लाख नौकरियां 1 साल में निकालेंगे और 5 लाख नौकरियां 5 साल में देंगे। लेकिन पिछले बजट में जो 23-24 का जो बजट प्रस्तुत किया उसमें कहा था कि 30,000 नौकरी देंगे। साल बीत गया, 30 लोगों को रोजगार नहीं मिला हिमाचल प्रदेश में। ये हकीकत है। और उसके बाद उन्होंने और बहुत सारी बातें कही थी, और जिनका जिक्र अब के इस बजट में भी उसी तरह से है
चाहे वो टूरिज्म का सेक्टर है, चाहे हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर का सेक्टर है, एजुकेशन का सेक्टर है, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर है। वादा तो उन्होंने किया था हिमाचल प्रदेश में कि हम हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी रिफॉर्म्स करेंगे, बहुत सारे हर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं देने के लिए योजना की घोषणा की थी। लेकिन साल बीतने के बावजूद भी अभी तक उस घोषणा पर कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली अब भी वही स्थिति बनी हुई है। एजुकेशन के सेक्टर में इन्होंने कहा था राजीव गांधी के नाम से जो अटल आदर्श विद्यालय की हमने घोषणा की थी उसको रिप्लेस करेंगे। एक भी अभी तक राजीव गांधी जी के जो डे बोर्डिंग स्कूल की बात कही गई थी वो पूरी नहीं हुई। एक भी जगह अभी तक काम नहीं हुआ, काम शुरू भी नहीं हुआ। और उसी तरह से आगे बढ़कर के अगर मैं बात कहूं, कहा था कि हिमाचल प्रदेश में हम 50% सब्सिडी देंगे, 50 लाख उसकी लिमिट होगी बसों को खरीदने की, ई बसेस को खरीदने के लिए। उस पर क्या हुआ? हरित क्रांति, हरित हिमाचल, ग्रीन हिमाचल की बातें कहना, 6 ग्रीन कॉरिडोर की बात कही गई थी, क्या एक भी शुरू हुआ? ई ट्रक की बात कही थी उन्होंने, उसके बावजूद उसमें भी कहा था 50% हम उसमें भी सब्सिडी देंगे और 50 लाख तक उसमें लिमिट रखे जाएंगे। उसके बावजूद उसका क्या हुआ? उसमें भी कुछ नहीं हुआ। टूरिज्म के सेक्टर में उन्होंने पिछली बार कहा था कि 2000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान, और 2000 करोड़ रुपए भी वही जो एडीबी का प्रोजेक्ट हमारा 2100 करोड़ रुपए उसका जिक्र करते हुए, लेकिन उसमें जीरो प्रोग्रेस। धर्मशाला टूरिज्म राजधानी टूरिज्म कैपिटल की घोषणा की थी, लेकिन काम जमीनी स्तर पर क्या हुआ? उसमें भी शून्य है। और इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो अपनी गारंटी की एक बहुत बड़ी बात कही थी, कहा था कि जो महिलाएं हैं जिनकी उम्र 18 से 60 साल है, उन महिलाओं को हम गारंटी में तो कहा था कि हम सबको उनको 1500 रुपये महीने के देंगे। लेकिन पिछले बजट में उन्होंने घोषणा की कि 2,31,000 महिलाओं को हम हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपये देंगे। और लेकिन महिलाएं कौन चुनी? वो महिलाएं जिनको ऑलरेडी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत 1000 रुपये मिलता है या 1150 रुपये मिलता है, और उनको सिर्फ 500 रुपये दे करके, 350 रुपये दे करके उनके उस आंकड़े को पूरा करने के लिए गारंटी पूरी हो गई, ये कहने की बात सोची थी। लेकिन उसके बावजूद भी एक भी महिला को 1500 रुपये नहीं मिला। स्पीति घाटी में घोषणा की थी, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं की स्पीति कि हर महिला को 1500 रुपये मिलेगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला। हेलीपोर्ट की बातें कही थी कि हर जिला मुख्यालय पर हेलीपोर्ट होगा। जो हेलीपोर्ट की तो बात छोड़िए, यहाँ हेलीपोर्ट बनाने की बात तो दूर की रही, लेकिन जहाँ हमारा जो हेलीकॉप्टर हमारा चलता था वो चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से कुल्लू जाता था, पावन हंस का, कुल्लू से धर्मशाला भी जाता था, मंडी भी जाता था, रामपुर भी जाता था, लेकिन वो बंद पड़ा। कितने महीने से बंद पड़ा है। और इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कहा था कि हर मेडिकल कॉलेज में पैट स्कैन लगाएंगे। मेडिकल कॉलेज में पैट स्कैन लगाने की बात कही थी, लेकिन पैट स्कैन एक जगह भी अभी तक लग नहीं पाए। 1 साल बीत गया। आज प्रश्न पैदा होता है कि बेरोजगार सड़कों पर, जिसको नौकरी मिली है, कर्मचारी जिसको हम कहते हैं, वो भी सड़कों पर अपनी तनख्वाह के लिए, अपनी सैलरी समय पर मिले उसके लिए आंदोलन करने के लिए बैठा है। करुणामूलक सड़कों पर, आउटसोर्स कर्मचारी सड़कों पर। 1 साल के कार्यकाल में इस तरह की परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में बन गई है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि त्रासदी के दौरान हिमाचल प्रदेश को जो क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई अगर हुई है हिमाचल प्रदेश में थोड़ी बहुत, जिसको जो अभी तक ठीक तरह से लोगों तक पहुंची नहीं, वो अभी प्रदेश सरकार की नाकामयाबी है।
उसका श्रेय अगर जाता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। लगभग 1800 करोड़ रुपए अलग अलग समय में अलग अलग दरों में जो है हिमाचल प्रदेश को उस दौरान मिला है। लेकिन उसके बावजूद पात्र व्यक्तियों को अभी तक वो नहीं मिल पा रहा है। उसमें भी चुने जा रहे हैं, कुछ लोग चुने जा रहे हैं जिनको दिया जा रहा है। और आज हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर, इंजीनियर वो बेरोजगार होकर के सड़कों में धूल फांक रहे हैं। ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में आज के इस दौर में आई है। रेवेन्यू जनरेट करने की बातें यही कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में एक्साइज में ही उन्होंने कह दिया कि हम हिमाचल प्रदेश में 40% इंक्रीज के साथ जो है वो रेवेन्यू की हमने पॉलिसी लाई है, हमने नए सिरे से हमने काम किया है। तो किया क्या? तो यूनिट बड़े बना दिए, बड़े बड़े ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए, और बड़े बड़े शराब के ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए जो प्रयास किया गया उसकी परिस्थिति ये हुई कि जो रेवेन्यू की जो नॉर्मल रिसीट होती थी हमारी एक्साइज के माध्यम से, हम उस तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में खुद प्रश्न के उत्तर में जो कहा गया कि अभी तक जो रेवेन्यू जो मिलना था वो मिलना था 2500 करोड़ रुपए, लेकिन मिला सिर्फ 1800 करोड़ रुपए, और लगभग 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अभी तक जो है वो 450 करोड़ रुपए का 500 करोड़ रुपए का इसमें जो है वो अभी तक लॉस है। इसकी भरपाई कैसे करेंगे? और जो शराब के ठेकेदार वो छोड़ करके चले गए, और बीच में जो उसके बाद उसकी ऑक्शन कराई गई और वो औने पौने दाम पर जो है वो ठेके बेच दी गए। उससे और ज़्यादा नुकसान हुआ हिमाचल प्रदेश में। और इसलिए कोई भी तर्क नहीं है, कोई भी तथ्य नहीं है। एक बात कही है कि अर्थव्यवस्था जो 7.1% जो है हिमाचल जो हमारी आंकी गई है इस बार की, ये भी आपको तो कि तथ्य बताए आधार क्या है इसका मापने का। और मेरी जानकारी के मुताबिक है ये आंकड़ा बहुत नीचे है। ये आंकड़ा अभी तक 5 को नहीं छू पा रहा जो 7.1 का इन्होंने जिक्र किया हुआ है। और इसलिए इन सारी चीजों का कोई अभिप्राय नहीं है। और बजट पे हम इस बात को भी देख रहे हैं कि अब थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लेन करें कि 100 रुपए में से अगर हम पेंशन और सैलरी का कंपोनेंट ही देखें तो वो 43 के करीब 42 से ऊपर जा रहा है, 42% से ऊपर जा रहा है। और उसके बाद क्योंकि 25% पेंशन पर वेतन पर जा रहा है, 17% जो है वो पेंशन पर जा रहा है। ये इस पे कर्मचारी इसमें वेतन पर और कर्मचारी के इस पे पेंशन पर जा रहा है। और 11% जो है वो जो ब्याज की अदायगी जो ऋण लिया है और उसकी अदायगी पर जाएगा। 9% जो है वो जो स्वायत्त संस्थानों पर उसके लिए ऋण कुल मिलाकर के ये आंकड़ा मैं देख रहा हूं कि अगर डेवलपमेंट के लिए बच रहा है तो ये हमारे पास 100 रुपए में से 25 रुपए भी हमारे पास डेवलपमेंट के लिए नहीं बच पा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन उसमें सैलरी में जा रहा है, बहुत बड़ा पोर्शन उसमें जो ऋण की अदायगी में जा रहा है, बहुत बड़ा पोर्शन उसमें ब्याज की अदायगी में जा रहा है। तो डेवलपमेंट के लिए पैसा कहाँ है? तो डेवलपमेंट का पैसा जनरेट कहां से होगा? इस सारी चीज को लेकर के आपने त्रासदी के दौरान क्रशर बंद कर दिए। तो रेवेन्यू जनरेशन का एक जरिया वो भी था, उसको भी बंद कर दिया, और अपनी मन मर्जी के मुताबिक जो है वो उनको खोलने के लिए जो है फिर बाद में छूट देने लगे आप। तो बंद क्यों किए थे? अगर गलत खुले थे, गलत तरीके से चल रहे थे तो बंद किए हैं, तो खोलने के लिए क्यों वो ये किया गया? तो इन सारी चीज़ों का जवाब नहीं है उनके पास। और हिमाचल प्रदेश में जो खासतौर से जो सेक्टर हमारे सीधे टैक्सेस लगाने से प्रभावित होते हैं, बड़े सेक्टर जैसे हमारा टूरिज्म का सेक्टर है, बाहर से जितनी भी गाड़ी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है उनमें टैक्सेस लगा दिए। वो टैक्सेस वो लगा दिए जिन टैक्सेस के लगने के कारण हमारा
टूरिज्म ट्रैफिक टोटल डाइवर्ट हो गया एडजॉइनिंग स्टेट, जम्मू कश्मीर में चला गया, उत्तराखंड में चला गया, दूसरी स्टेट में चला गया, क्योंकि सबके सब वो बोलते हैं कि ये अफोर्डेबल नहीं हमारे लिए। और एकमात्र जरिया हिमाचल प्रदेश में एक टूरिज्म इंडस्ट्री जहां रेवेन्यू जनरेशन भी और उसके साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है, वो भी तबाह कर दिया। इस प्रकार से अगर मैं हिमाचल प्रदेश में अब की इस बजट की अगर बातें कहूं, स्लाइड सी इंक्रीजेस थोड़ी थोड़ी इनको कुछ सेक्शन के लिए, कुछ वर्गों के लिए की है, उससे कोई भी लाभान्वित नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। और मेरा ये कहने का मतलब है कि इस सारे टोटल बजट में कोई भी दिशा नहीं है, कोई भी दृष्टि नहीं है, प्रदेश को आगे किस प्रकार से बढ़ाया जाए इस बात के लिए कोई भी इनके पैरामीटर्स नहीं है। और विचित्र तभी है, लगता है हमको, एक तरफ से मुख्यमंत्री कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश को हम 4 सालों में देश का सबसे आर्थिक दृष्टि से मजबूत राज्य बनाएंगे, और दूसरी तरफ अपने आप ही जाकर के भाषण दे करके आते हैं कि हिमाचल की स्थिति श्रीलंका जैसी हो जाएगी। अब इस दोनों बातों में सत्य क्या है, इस सारी बात को भी स्पष्ट करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। इसलिए क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है। अधिकारियों ने बजट बना करके दे दिया और अधिकारियों ने अधिकांश वो पिछली योजना वही रिपीट की है। पिछली बार अगर उनने ग्रीन हिमाचल की बातें कही थी तो अब की बार भी वही पेज छाप दिया। पिछली बार भी उनने जो जितनी स्कीम्स उसमें डाली थी, हाँ 2-3 स्कीमों का उसमें जिक्र जरूर किया है। पहले पिछली बार सुख आश्रय थी, इस बार सुख आश्रय के साथ 2 योजनाएं सुख के नाम से, एक एजुकेशन के सेक्टर में और दूसरी हेल्थ के सेक्टर में। सुख आरोग्य योजना एक शुरुआत की है और शायद एक सुख शिक्षा के नाम से एक योजना हिमाचल प्रदेश में और शुरू की। उसमें भी क्या करेंगे कोई इसमें स्पष्टता नहीं है। लेकिन हम इस बात में प्रश्न पूछते हैं कि जो हमारी हिमकेयर चली थी, जिसमें लगभग 350 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं हिमकेयर, और हिमकेयर के अलावा हमारी सहारा योजना जो देनदारी हैं वो पेमेंट्स अभी तक नहीं हो पा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल में हिमकेयर की ट्रीटमेंट बंद कर दी गई है, कार्ड एंटरटेन नहीं हो रहा है। अब जब जिनने योजना तो सुख आरोग्य की जो शुरू की है, उसमें कहा कि 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए आय कर जो नहीं देते हैं, यानी कि इनकम टैक्स नहीं देते हैं, उनके लिए कहा गया है। तो मेरा कहने का अभिप्राय, जो हमें एक ब्रॉडर एक स्कीम बनाई थी, उस स्कीम का क्या हुआ उसका जिक्र करें। हिमकेयर को क्या करेंगे, सहारा योजना का क्या करेंगे, और डेवलपमेंट के हिसाब से हिमाचल प्रदेश के जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए आप क्या करेंगे, उसमें कहीं भी दृष्टि नहीं है, कहीं भी बातों का जिक्र नहीं है। पिछली बार 30,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कही गई थी, नौकरी देने की बात कही थी, अब की बार वो उसमें पेज वो गायब है। इस बार नौकरी का जिक्र ही नहीं है। शायद हकीकत मालूम पड़ गई कि बस की बात नहीं, दे नहीं सकते। और हिमाचल प्रदेश में ये परिस्थिति बन गई है कि जिन बच्चों ने एग्जाम टेस्ट क्वालिफाई करके रखे हैं उनका रिजल्ट नहीं निकल पा रहे हैं। 14 महीने हो गए और 15 महीने होने जा रहे हैं। तो ये स्थिति है हिमाचल प्रदेश में। कुल मिलाकर के इस बजट में प्रदेश के हित में हमें कोई भी चीज इस प्रकार से नहीं दिखती है जो प्रदेश का भला कर सके किसी वर्ग का। अतः इस बजट से निराशा हुई है, हताशा हुई है। और उनके ही एक मंत्री ने खुलेआम इस बात का जिक्र अपने सोशल मीडिया की पोस्ट के माध्यम से किया है। जो हमने बातें अंदर की थी बजट में जोड़ने के लिए, उनका इंक्लूजन नहीं हुआ, वो नहीं जोड़ी गई, वो हटा दी गई, अधिकारियों के कहने पर हटा दी गई या सरकार के मुख्यमंत्री के इशारे पर हटा दी गई। इस बात को लेकर के उनने अपनी नाराजगी जाहिर की। इसलिए जब मंत्री अपनी ही सरकार के बजट से प्रसन्न नहीं है, जब उनकी पार्टी के ही लोग इस बजट के समर्थन में नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही इस बात को कह रही है कि वर्तमान सुक्खू सरकार का ये बजट पूर्ण रूप से दिशाहीन है। प्रदेश का इसमें कतई भी हित नहीं है।
ये बात मैं कहते हुए अपनी बात को पूरा करता हूँ। सर, एक्साइज पॉलिसी की तुलना आपने दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी से करी है, तो सर इसमें क्या लगता है कि गड़बड़ियाँ हुई बहुत सारी? ये देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो इन्होंने पूरे प्रदेश भर में यूनिट छोटे यूनिट को बंद कर दिया, बड़े यूनिट कर दिया। उससे क्या हुआ कि हजारों की संख्या में उसमें नौजवानों को काम करने का, बहुत सारे लोगों को काम करने का अवसर था, वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई। जब बड़े ठेकेदार उसमें एंटर करते तो छोटे ठेकेदार समाप्त हो गए, और जो रोजगार की दृष्टि से भी जिन बच्चों को रोजगार था तो उनका भी रोजगार चला गया। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने जो बात कही, वो बात उन्होंने कही कि हमने जो बिडिंग की है उसमें 40% इंक्रीज, 40% इंक्रीज उसमें आई है। लेकिन आज हकीकत में यह है कि वो इंक्रीज 40% नहीं है। अभी तक जो रेवेन्यू की रिसीट है लगभग 1800 करोड़, जो होनी चाहिए थी 250 करोड़, उसमें 500 करोड़ से ऊपर का लॉस है, गैप है, जो इनका एक टारगेट रखा गया था। वो उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? वो संभव नहीं है। बहुत सारे ठेकेदारों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया, उसकी बीच में बिडिंग की गई, और बिडिंग करने के बाद औने पौने भाव पर जो हो कुछ लोगों को दे दिया, उसमें और ज़्यादा नुकसान हुआ। और जो कोटा इन्होंने जो फिक्स किया है, उस कोटे को लिफ्ट ही नहीं कर पा रहे, और कोटे की जब लिफ्टिंग नहीं हो पा रही तो स्वाभाविक रूप से रेवेन्यू की रिसीट उसमें एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती है। इसलिए बहुत बड़ा नुकसान है। जो झूठ बोला गुमराह करके कि 40% की इंक्रीज के साथ हमने हिमाचल प्रदेश में जो है ऐतिहासिक रेवेन्यू की एक्साइज के माध्यम से वो दर हासिल की है, वो हकीकत नहीं है, वो झूठ है, सत्य नहीं है। सर, दिल्ली में आप भाजपा के सम्मेलन में शामिल हुए, क्या प्रधानमंत्री से हिमाचल में राज्यसभा सदस्य को लेकर भी चर्चा हुई क्या? देखिए, वो बहुत बड़ा कार्यक्रम था जिसमें लगभग 10,000 लोग पूरे देश भर से 2 दिन पूरा रहे हैं, और राष्ट्रीय अधिवेशन था। राष्ट्रीय अधिवेशन में इस तरह के विषयों पर बातचीत नहीं होती है। ये तो स्पेसिफिक हमारे नेतृत्व की बात जो होगी सो होगी, लेकिन पूरे लोकसभा के चुनाव के लिए एक वातावरण खड़ा हो, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ओजस्वी संबोधन रहा है, और जो 10 साल के इस कार्यकाल में उनकी उपलब्धि रही है, उस पर प्रस्ताव पारित हुए हैं, 2 प्रस्ताव पारित हुए हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत जोश के साथ कार्यकर्ता आए थे, और उससे भी 4 गुना जोश के साथ जो हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता उस राष्ट्रीय अधिवेशन में थे, वो वापस गए। सर, एक छोटा सा समझना है, जिस तरह से राज्यसभा इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन लास्ट मोमेंट पे हुआ है, आप मैंडेट नहीं है, सबको पता है, और आप भी सब लोग भी कहते रहे कि ऐसी बड़ी पार्टी हिमाचल में नॉमिनेट नहीं रही है। क्या भाजपा की मंशा क्या, भाजपा क्या संदेश देना चाहिए? क्या माने कि आने वाले वक्त में कुछ तैयारियाँ कुछ और लग रही है? नहीं, देखिए सीधी सी बात है, और इसमें कुछ हमको नहीं सोचना चाहिए। एक बात बड़ी साफ है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत रहते हैं, और हमारा राजनीतिक दल है, हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीते हारे जो भी होगा, लेकिन चुनाव लड़ते हैं। हम अच्छी स्ट्रेंथ में हैं, और जिस प्रकार का माहौल हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में देखने को मिल रहा है, एक निराशा नाराजगी का माहौल पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर जिस प्रकार से है, और उस परिस्थिति में कुछ भी हो सकता है, उस पर मैं टिप्पणी करने नहीं चाहूंगा। 27 तारीख को इस बारे में बात। सर, राज्यसभा इलेक्शन को लेकर क्या निर्दलीय विधायकों से भी आपने बात की है क्या? तो स्वाभाविक रूप से अगर निर्दलीय विधायकों की अगर मैं बात कहूं, मूल रूप से वो हमारी ही विचार के लोग रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अंतरात्मा से सब लोग, मैं तो निर्दलीय क्यों, मैं तो सभी से, कांग्रेस के विधायकों से भी इस बात को कह रहा हूं कि अंतरात्मा से आवाज दें। अगर सुखी नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना सहयोग करें, मदद करें। क्रॉस वोटिंग को लेके क्या लगता है कि कुछ लोग उधर नाराज है, जैसे आपने कहा कि अंतरात्मा की बात को लेके, क्या कुछ लोगों से कम्युनिकेशन है? सर, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। हमारी बातें होती हैं, अच्छी बातें होती हैं, और आप क्यों चाहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन ना रहे? ओवर कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, हम जो काम करते हैं सोच समझ कर करते हैं, बस इतना ही।
सर आपने अभी अंदर बात की थी कि ठेकेदारों की पेमेंट्स नहीं मिल रही है और कभी कभी आपने कुछ ऐसा कहा कि मंत्री भी इसमें अपना कमीशन मांग रहे हैं, और ये लगातार कई बार हमें सुनने में भी आता है कि ठेकेदारों की बहुत सारी पेमेंट्स पेंडिंग है और उसकी वजह से विकास कार्यों में भी बाधा आ रही है, और मुख्यमंत्री ने कहा कि आप रिटर्न में लिखित में इसके बारे में दे दो। क्या भाजपा इसको लेकर आगे कुछ करें? देखिए, पूरे हिमाचल प्रदेश में ये परिस्थिति है। पिछले 14 महीने से जो कॉन्ट्रैक्टर को काम जिनने पूरे कर दिए हैं, टेंडर होने के बाद बिल सबमिट कर दिए हैं, उनकी पेमेंट रोकी हुई है, उनकी पेमेंट नहीं दी जा रही है। अभी जो काम में लगे ठेकेदार हैं तुरंत कांग्रेस पार्टी के हैं, इसलिए उनको तुरंत पेमेंट की जा रही है। और दूसरी बात, हद तो तभी है जिन बातों को लेकर के जो सुनने में बातें आई हैं, उसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि कांग्रेस के ही नेता कह रहे हैं, मैं किसी मंत्री का जिक्र नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के जो छुटभैये नेता नीचे हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आपकी पेमेंट हम करा देते हैं, या तो कांग्रेस ज्वाइन करिए या फिर आप ऐसा है कितना जितना बिल है उसका कुछ हिस्सा जो है वो इधर दीजिए। इस तरह की बातें कर रहे हैं। और ये एक जगह नहीं, विक्रम ठाकुर जी ने विधानसभा के अंदर इस बात का जिक्र किया है कि व्यक्ति विशेष का भी जिक्र किया है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम भी इसका जिक्र करेंगे आने वाले समय में। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि करोड़ों रुपए की पेमेंट पेंडिंग पड़ी है और कुछ कॉन्ट्रैक्टर ने बैंक से लोन ले करके मशीनें खरीदी हैं, टिप्पर खरीदे हैं, वो बैंक वाले उठा करके ले के चले गए क्योंकि वो किस्तें नहीं दे पाए। किस्तें इसलिए नहीं दे पाए, जो काम उनने किए हुए हैं अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग डिवीज़न में, अलग अलग स्कीम्स में, उसकी पेमेंट इन्होंने रोक के रखी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।